मैदान किस्त नंबर 11। फजा में बर्फ का गुबार फैलने से सर्दी बढ़ गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। ये भी गनीमत था कि उन्होंने हस्बे मामूल तमाम गर्म कपड़े पहन रखे थे। मोटे मोटे ओवरकोट, गर्म टोपियां और मफलर जो इन्हें सर्दी से महफूज रख सकते थे। वो चट्टानों में ऐसी जगह बैठ गए थे जहाँ हवा कम से कम थी, लेकिन इसके बावजूद सर्दी थी। वो एक ही जगह एक दूसरे से जुड़कर बैठे हुए थे ताकि एक दूसरे की हरारत से सर्दी पर काबू पा सके। नदीम बाएं सिरे पर बैठा था, इसके साथ में चीको थी, इससे आगे मुनीका और फिर दूसरे थे। पहाड़ पर से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तोदे अब भी लुढ़क रहे थे और इनसे कोई भी कैंप की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। वैसे एक बात इनमें से हर एक के जहन में थी कि कैंप में अब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इनके लिए मजीद दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। वो रात भर चट्टान की आड़ में बैठे सोते जागते रहे। नदीम भी चट्टान से टेक लगाए बैठे बैठे सो गया था। एक मरतबा इसकी आंख खुली तो वो चौंक सा गया। मिचीको इसकी गोद में सर रखे सो रही थी। मिचीको को इस तरह अपनी गोद में सर रख के देख नदीम को ये ख्याल आया था कि अगर किसी ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो न जाने क्या सोचे। इसने बड़ी आहिस्तगी से मिचीको को हटाना चाहा, मगर मिचीको गहरी नींद में थी। वो नींद में बड़बड़ाती हुई नदीम से मजीद लिपट गई। इसने नींद व आंखों से इधर उधर देखा। इसके तमाम साथी एक दूसरे पर लदे सो रहे थे। नदीम का एक हाथ गैर इरादी तौर पर इसके बालों पर पहुंच गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बालों में उंगलियां फेरने लगा। ऐसा करते हुए इसे कुछ अजीब सा लग रहा था। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लम्हात सदियां बनकर बीत रहे थे। नदीम अब इस वक्त को कोस रहा था जब इसने गुमशुदा तैयारी की तलाश में निकलने का मंसूबा बनाया था। इन्हें इन बर्फपोश पहाड़ों में भटकते कई रोज हो चुके थे। त्यारा तो इन्हें नहीं मिला था, अलबत्ता वो खुद खो गए थे और बज़ाहिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। किसी की बड़बड़ाहट सुनकर नदीम चौंक सा गया। इसने कनखियों से देखा। वो पांडे था जो बैठा बड़बड़ा रहा था। नदीम इस तरह साकित हो गया जैसे सो रहा हो। पांडे की बड़बड़ाहट खत्म हो गई। वो कुछ देर तक खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा, फिर बड़ी आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। इसने अपने तमाम साथियों की तरफ देखा जो गठरिया बने सो रहे थे। फिर वो दबे कदमों कैंप की तरफ चलने लगा। कैंप वहां से तकरीबन 20 मील दूर था। यह रात का पहला पहर था और नदीम को हैरत हो रही थी कि पांडे इस वक्त कैंप की तरफ क्या करने जा रहा है। फिर दफतन इसके दिमाग में धमाका सा हुआ। इससे पहले पांडे इस पर हमला करके इसके लिबास की तलाशी ले चुका था और वो कागजात इसे नहीं मिले थे। हो सकता है इस वक्त पांडे के जहन में ये ख्याल हो कि कागजात नदीम के सामान में होंगे। उन्होंने बर्फ़ का एक तोदा कैंप पर गिरते देखा था। इनकी छूलदारियाँ और सारा सामान यकीनन बर्फ़ के नीचे दब गया होगा, लेकिन पांडे शायद इस उम्मीद पर कैंप की तरफ जा रहा था कि अगर बर्फ़ ज़्यादा ना हो तो वो नदीम के सामान में से कागजात तलाश कर सकेगा। पांडे जैसे ही एक चट्टान के पीछे गायब हुआ, नदीम भी मिचीको को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जापानी जुबान में बड़बड़ाती इससे मजीद लिपटी जा रही थी। मिचीको, मिचीको। नदीम ने झुककर इसके कान में सरगोशी की। क्या है? सोने दो ना, अच्छा लग रहा है। मिचीको ने भी सरगोशी की। वो जाग गई थी मगर नदीम से अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने पांडे को चोरी छुपे कैंप की तरफ जाते देखा है। यकीनन इसके जहन में कोई ख़ास बात है। मैं इसके पीछे जाकर देखता हूँ कि वो उस तरफ क्या करने गया है, नदीम ने कहा। मिचीको को बादल न खासा नदीम से अलग होना पड़ा। तुम्हारे सीने पर सर रख कर बड़ा सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली। इसके लहजे में अजीब सा खमार था और आंखों में भी सितारों जैसी चमक थी। नदीम कई रोज से महसूस कर रहा था कि मिचीको इसकी तरफ माइल है। वो हमेशा इसके साथ ही रहती। पड़ाव के दौरान वो कहीं भी बैठता मिचीको इसके पास आ जाती। नदीम को भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। तुम यहाँ रुको, मैं पांडे को देखता हूँ कि वो कैंप की तरफ क्या करने गया है, नदीम कहते उठने की कोशिश करने लगा। जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। वो इंडियन मुझे बहुत पुरस्कार और ख़तरनाक लगता है, मिचीको कहती मुनिका पर लद गई जो गठरी बनी सो रही थी। नदीम अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि इसके चलने से आवाज़ पैदा ना हो। तकरीबन 100 गज़ का फासला तय करने के बाद पांडे इसकी नज़रों में आ गया। वो बड़ी तेज़ी से कैंप की तरफ जा रहा था। नदीम भी छोटी छोटी चट्टानों और पत्थरों की आड़ लेता इसके पीछे चलता रहा। पांडे ने एक दो मरतबा पीछे मुड़कर देखा था, मगर नदीम पत्थरों की आड़ में होने की वजह से इसकी नज़रों में आने से महफूज ही रहा था। पांडे कैंप वाली जगह के सामने रुक गया। नदीम इससे तकरीबन 20 गज़ के फासले पर खड़ा कैंप की तरफ देख रहा था। कैंप की हालत देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। सिर पे खच्चर अपनी जगह खड़ा था और बाकी सब बर्फ़ के नीचे दबकर या तो ख़त्म हो गए थे या ज़ख्मी थे। इनकी छूलदारियाँ भी बर्फ़ के नीचे दबी हुई थी, लेकिन बाद छूलदारियों का कपड़ा नज़र आ रहा था, जिसका मतलब था कि तमाम छूलदारियाँ पूरी तरह बर्फ़ में नहीं दबी थीं। इसकी वजह यह भी हो सकती थी कि पहाड़ों से लुढ़कते वाला बड़ा तोदा इस तरफ गिरा था जहाँ खच्चर बंधे हुए थे और छूलदारियों पर कोई छोटा तोदा गिरा था। पांडे बर्फ़ में इधर उधर घूम रहा था। बिल आखिर एक जगह रुक गया।
वो एक छूलदारी के करीब रुका था और छूलदारी निस्फ के लगभग बर्फ में दबी हुई थी, जबकि इसका निस्फ हिस्सा बर्फ में दबने से महफूज रह गया था। सफेद बर्फ में छूलदारियों का रंगीन कपड़ा साफ नजर आ रहा था। नदीम को समझने में देर नहीं लगी कि ये इसी की अपनी छूलदारी थी। पांडे छूलदारी के कपड़े का एक कोना पकड़कर खींचने लगा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इसने कपड़ा छोड़ दिया और हाथ से छूलदारी पर से बर्फ हटाने लगा। बर्फ नरम थी, इसलिए इसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। नदीम चट्टान की आड़ में खड़ा था। इसने आगे बढ़कर एक और बड़े पत्थर की आड़ में होना चाहा, मगर इसका पैर फिसल गया। 2-3 पत्थर लुढ़क गए। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सन्नाटे में दूर तक फैल गई। नदीम बड़ी फुर्ती से दोबारा चट्टान की आड़ में हो गया और बड़े एहतियात से झांक कर पांडे की तरफ देखा। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ से पांडे भी बुरी तरह चौंक गया था। इसने बड़ी फुर्ती से बर्फ के ढेर के पीछे छलांग लगा दी और सीने के बल लेटकर मुहतात अंदाज में इधर उधर देखने लगा। इसके साथ ही इसने कोट के अंदरूनी जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया था। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनकर इसके ज़हन में 2 शुबहात ने सर उठाया था। या तो वो पार्टी का कोई आदमी था जो इसका ताक़ुब कर रहा था, या वो खूनी भेड़िया। दोनों सूरतों में इसके लिए ख़तरा था और इसने इस ख़तरे से निपटने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। वो तकरीबन 2 मिनट तक चारों तरफ देखते रहा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, ना भेड़िया और ना ही कोई इंसान। इसने सर झटक दिया। इन बर्फानी वादियों में और भी बहुत से जानवर थे। लोमड़ियाँ, खरगोश और 20 किस्म के जानवर हो सकते थे। मुमकिन है वो भी कोई छोटा मोटा जानवर हो। पांडे बर्फ के ढेर की आड़ से निकलकर दोबारा छूलदारी की तरफ आ गया। नदीम चट्टान की आड़ में छुपा इसकी तरफ देख रहा था। पांडे के हाथ में पिस्तौल देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। नदीम ने उस दूर से सिर्फ ऑटोमेटिक राइफल खरीदी थी। रिवाल्वर और पिस्तौल तो किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन पांडे के पास पिस्तौल देखकर इसे समझने में देर नहीं लगी कि यह हथियार इसने खुफिया तौर पर खरीदा था। इसका मतलब था कि इसके अज़ाइम शुरू ही से खतरनाक थे। पांडे बड़ी तेजी से बर्फ हटा रहा था और बिलाखिर बर्फ के अंदर दबी हुई कोई काली सी चीज़ नजर आने लगी। वो नदीम का सफरी बैग था। पांडे बैग को खींचने लगा। बिलाखिर वो इसे बर्फ से निकालने में कामयाब हो गया। इसने बड़ी मुश्किल से बैग की जिप खोली और इसमें भरी हुई चीज़ें निकाल कर बाहर फेंकने लगा। ठीक इसी लम्हे फ़ज़ा में एक खौफनाक गुर्राहट उभरी। पांडे उछल पड़ा और बैग फेंककर खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर बर्फ के ऊपर एक बहुत बड़े तोदे पर सफ़ेद भेड़िया नीचे उतरने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था। वो लंगड़ा कर चल रहा था, जिससे पांडे को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही भेड़िया था जो 2 दिन पहले नदीम की गोली से जख्मी हुआ था। पांडे छूलदारी से हटकर बर्फ के छोटे छोटे तोदों की आड़ लेता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। भेड़िए को देखकर इसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। इसके पास अगरचे पिस्तौल मौजूद था, लेकिन वो इस पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि फायर की आवाज़ से इसके दूसरे साथी समझ जाएंगे कि इसके पास कोई हथियार मौजूद है। वो जानता था कि किसी न किसी वक्त इसका राज खुल जाएगा और इस वक्त ये पिस्तौल इसकी ज़िंदगी की ज़मानत होगा। नदीम ने भेड़िए की गुर्राहट सुन ली थी और इसे बर्फ़ के तोदे पर देख भी लिया था। इसके दिल पर भी खौफ सा तारी होने लगा और वह आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों के पीछे हटने लगा। भेड़िए का मुकाबला करने के लिए इनमें से किसी के पास हथियार नहीं था। जब से बर्फ के तोदे को लुढ़कते देखकर भागे थे तो सब कुछ कैंप में ही रह गया था। राइफलें भी कैंप में थी जो बर्फ के नीचे दब गई होगी, और जाहिर है खाली हाथ खूंखार भेड़िए का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। नदीम पांडे से पहले अपने साथियों के पास पहुंच गया। वो सब गठड़ियाँ बने सो रहे थे। नदीम अपनी जगह पर बैठ गया। मिचिको शायद जाग रही थी, क्योंकि उसने फौरन उठकर अपना सर नदीम के सीने पर टका दिया था। क्या हुआ? पांडे ने क्या किया? मिचिको की सरगोशी नदीम की समाज से टकराई। हमारा कैंप बर्फ़ में दब गया है, लेकिन बाद छूलदारियाँ पूरी तरह बर्फ़ से दबने में बच गई हैं। पांडे मेरी छूलदारी में कुछ तलाश कर रहा था। इसने बर्फ़ में से किस तरह मेरा बैग निकाल लिया था। इसके पास पिस्तौल भी जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। नदीम ने सरगोशी में जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा था कि वो बहुत पुरस्कार और ख़तरनाक किस्म का आदमी है। इसे होशियार रहने की ज़रूरत है, मिचिको बोली। इसी लम्हे दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मिचिको सहम कर नदीम से लिपट गई, क्योंकि कदमों की आवाज़ के साथ ही कुत्ते की रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी थी। वो यकीनन भेड़िया इन्हें तलाश करता हुआ इनके पास पहुंच गया था। पर भेड़िया वो फिर आ गया। मिचिको हकलाई। ये वो भेड़िया है जिसे 2 दिन पहले मेरी गोली लगी थी, नदीम ने बताया। मैंने इसे बर्फ़ के एक तोदे पर लंगड़ा कर चलते देखा था। इस भेड़िए को देखकर पांडे वहाँ से भागा था, लेकिन वो शायद लंबा चक्कर काट कर आ रहा है। पांडे भी पहुँच गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग जाग गए थे, और जब इन्हें पता चला कि भेड़िया इनके ताक़ुब में यहाँ पहुँच चुका है, सबके चेहरों पर खौफ के साए लहरा गए थे। सबकी नींद गायब हो गई थी। खौफ की एक वजह यह भी थी कि इनमें से किसी के पास भी राइफल वगैरह नहीं थी। वो लोग होशियार होकर बैठ के उन्होंने अपने पास बहुत से पत्थर जमा कर लिए थे। अगर वो खूनी भेड़िया इन पर हमलावर हो तो
इन पत्थरों ही को इसके खिलाफ हथियार के लिए इस्तेमाल किया जाए। वैसे काबूस ने जेब से शिकारी चाकू भी निकाल लिया था। वो लोग भेड़िए के इंतजार में जागते रहे और रात बीतती रही। कैंप की तरफ गुर्राहटों की आवाज़ मुसलसल सुनाई देती रही, मगर भेड़िया इस तरफ नहीं आया। रात की तारीकी रुखसत होने लगी और दिन का उजाला फैलने लगा। काबूस और नदीम अपने साथियों को भी रुकने का इशारा करके चट्टानों की आड़ लेते हुए कैंप की तरफ बढ़ने लगे। काबूस के हाथ में खुला हुआ शिकारी चाकू था और नदीम ने पत्थर उठा रखे थे, लेकिन रास्ते में एक लंबी सी लकड़ी देखकर इससे पत्थर फेंक दी, लकड़ी उठा ली। ये लकड़ी हॉकी से ज़रा लंबी थी और आगे से हाकी की तरह मुड़ी हुई थी और खासी मजबूत थी। वो जैसे जैसे कैंप के करीब पहुंच रहे थे, गुर्राहटों की आवाज़ नुमायाँ होती जा रही थी और बिलाखिर वो इस चट्टान के करीब पहुंच गए जहां पहले नदीम छुपकर पांडे की हरकत का जायजा लेता रहा था। और फिर बात नदीम की समझ में आ गई। भेड़िए की गुर्राहटें सिर्फ एक ही जगह तक महदूद होकर क्यों रह गई थी। नदीम जब पांडे के ताकों में आया था तो इसने सिर्फ एक भेड़िया देखा था, लेकिन अब दो सफेद भेड़िए थे जो खच्चर दबा हुआ था और मर चुका था। इसका गोश्त नोचते हुए भेड़ियों के मुंह से गुर्राहटें निकल रही थी। वो देखो राइफल। काबूस ने एक तरफ बर्फ में पड़ी हुई राइफल की तरफ इशारा किया। राइफल इन भीड़ों से तकरीबन 10 गज के फासले पर थी और जब पहाड़ की चोटी से बर्फ का तोदा गिरा था तो जान बचाने की कोशिश में भागते उनके साथियों में ही किसी ने यह राइफल फेंक दी थी। ये बेहतरीन मौका है, काबूस ने सरगोशी की। अगर ये राइफल किसी तरह हमारे कब्जे में आ जाए तो इन दोनों बुजुर्गों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। लेकिन राइफल तक पहुंचना जुए शीर लाने से कम नहीं, नदीम ने जवाब दिया। मैं कोशिश करता हूँ, काबूस बोला। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? नदीम ने से घूरा। अगर इन भेड़ियों ने तुम्हारी बू भी सूंघ ली तो वो खच्चर को छोड़कर तुम्हारी चीरफाड़ शुरू कर देंगे। एक कोशिश तो करनी चाहिए, तुम यहीं रुको, काबूस ने कहा। और नदीम के मना करने के बावजूद चट्टान की आड़ से निकलकर सीने के बल बर्फ पर रेंगता हुआ राइफल की तरफ बढ़ने लगा, जो वहां से तकरीबन 15 गज के फासले पर पड़ी थी। काबूस बहुत एहतियात से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके एक हाथ में खुला हुआ शिकारी चाकू था। नदीम हाकी नुमा वो डंडा संभाले तैयार खड़ा था कि अगर कोई भेड़िया काबूस पर हमलावर हो तो वो शोर मचाता भाग बचाव की कोशिश करे। वो कभी काबूस की तरफ देखता और कभी भेड़ियों की तरफ जो गुर्राते हुए खच्चर का गोश्त नोचने में मसरूफ थे। काबूस राइफल से सिर्फ 5 गज के फासले पर रह गया। इससे मजीद 1 गज का फासला तय कर लिया कि एक भेड़िए से देख लिया। वो खच्चर को छोड़कर इसकी तो मुतवज्जो हो गया। इसकी थूथनी से खून टपक रहा था और मुंह से बहुत ही खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थी। काबूस के रोंगटे खड़े हो गए। इसे गर्दन पर चींटियों से रेंगती महसूस होने लगी और सनसनी की एक लहर पूरे बदन में दौड़ गई। मौत ने इसे देख लिया था और इसके और मौत के दरमियान चंद गज का फासला था। भेड़िया खौफनाक अंदाज में गुर्राता इस पर हमलावर होने के लिए परतोड़ रहा था। काबूस ने राइफल की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन भेड़िया इससे ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। वो भी छलांग लगा चुका था और इससे पहले कि काबूस राइफल तक पहुंचता भेड़िया हवा में उड़ता इसके ऊपर आन गिरा। वो दोनों बर्फ पर गिरे। काबूस नीचे था और भेड़िया ऊपर। भेड़िया का एक पंजा काबूस के दाएं कंधे पर लगा। चमड़े की जैकेट और मोटा ओवरकोट होने की वजह से भेड़िए के नाखून अगरचे इसकी जिस्म तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन कोट और जैकेट फट गई थी। नीचे गिरने के बावजूद काबूस ने भेड़िए पर चाकू से वार कर दिया। चाकू इसकी गर्दन की बाएं तरफ कंधे पर लगा। इसके मुंह से खौफनाक गुर्राहट निकली। इसने काबूस की गर्दन पर दांत गाड़ने चाहे, मगर कोट का कालर इसके मुंह में आ गया और वो इसे बुरी तरह भंबोड़ने लगा। नदीम पर सख्ती किसी कैफियत आ रही थी। वो चंद लम्हे मबहूत सा खड़ा ये मंजर देखता रहा। हाकिनुमा डंडे को दोनों हाथों से मजबूती में पकड़े भाग खड़ा हुआ। इसने जाते भेड़िए की कमर पर जोरदार वार किया। यकीनन ये कारी ज़रब थी। भेड़िया बिलबिला उठा। वो काबूस का मुंह में दबाए जोर जोर से झटके दे रहा था। काबूस ने मौका मिलते ही चाकू से एक और वार किया। इस मरतबा चाकू भेड़िए के दाएं पहलू में पेवस्त हो गया। जख्मी होने के बाद भेड़िए पर भी जुनून सा तारी हो गया। इसने कोट का कॉलर छोड़कर उसका बाजू छुपाने की कोशिश की, मगर इस मरतबा भी कोट इसके मुंह में आया, जिससे वो बुरी तरह भंबोड़ रहा था। नदीम ने भेड़िए पर डंडे से एक और वार कर दिया। फिर दूसरे भेड़िए की गुर्राहट सुनकर पीछे की तरफ देखा। दूसरा भेड़िया भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। नदीम डंडा फेंककर राइफल की तरफ लपका। राइफल हाथ में आते से ट्रैगर दबा दिया। दूसरा छलांग लगाता हुआ एक तरफ को भाग निकला। नदीम ने राइफल का रुख इसकी तरफ करके फायरिंग की, मगर वो भेड़िया छलांग लगाकर बर्फ के एक तोदे के पीछे गायब हो चुका था। काबूस नीचे दबा होने के बावजूद चाकू से इस भेड़िए पर बेदर पे वार कर रहा था। भेड़िए के जख्मों से बहने वाला खून काबूस के कोट को तर कर रहा था। नदीम राइफल फेंक दी और भेड़िए को पीछे टांगों से पकड़कर काबूस के ऊपर से खींचने लगा। काबूस ने भी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए भेड़िए को अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया और लोट लगाकर एक तरफ हट गया। कई जख्म खाने के बावजूद वो खूनी भेड़िया उठने की कोशिश कर रहा था।
नदीम ने एक बार राइफल उठाई और इसका रुख भेड़िए की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। राइफल से निकलने वाली गोलियों ने भेड़िए को छलनी कर दिया। इसके खून से आसपास की बर्फ सुर्ख हो रही थी। नदीम ने एक बार फिर राइफल फेंक दी और दौड़कर काबूस के पास पहुंच गया, जो बर्फ पर चित पड़ा लंबे लंबे सांस ले रहा था। इसका कोट खून से तर हो रहा था। तुम ठीक हो? नदीम इसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। हाँ ठीक हूँ। सीने पर शायद इस बदरू का नाखून लगा है, मगर तकलीफ ज़्यादा नहीं, काबूस ने कहते हुए हाथ की तरफ बढ़ा दिया। नदीम ने सहारा देकर इसे उठाया। नदीम ने इसके कोट के बटन और जैकेट की जिप खोल दी। नीचे स्वेटर भी उधड़ गया था। इसने स्वेटर नीचे खींचकर देखा। सीने पर भेड़िए के नाखून लगने वाला जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, मामूली सा खून रिस रहा था। एक बदरू से निजात तो मिली, काबूस ने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते मुस्कुराकर कहा। वो दोनों उठकर भेड़िए को देखने लगे, जो अभी तक आहिस्ता आहिस्ता तड़प रहा था। इसकी खूनालूद सुर्ख जुबान बाहर निकली हुई थी और नुकीले दांत बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। तुम ये राइफल संभाल कर यहीं रुको, मैं दूसरों को बुलाकर लाता हूँ। सूरज निकलने वाला है, फिर देखते हैं बर्फ ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है या नहीं, नदीम ने कहा। इसने राइफल काबूस को थमाई और हाकिम डंडा उठाकर एक तरफ चल पड़ा, जहाँ इसके दूसरे साथी बैठे हुए थे।